साथी ने बोला नहीं, सशस्त्र संघर्ष के ही एक रास्ता है करके उसने बोला। हमने बोला नहीं, अभी देश दुनिया में बहुत परिवर्तन आए हैं। आज के डेट में हम लोग इतने सारे साथी लोग, जवान और मध्यम उम्र का और सियान लोग, बहुत सारे साथियों को खोए। इसीलिए हम लोग जनता में जाने से, जनता के साथ रहेंगे तो अगले पीढ़ी के लिए ये संघर्ष का इतिहास और क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसा करके हम लोग समझाने के लिए कोई नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग हथियार त्याग करके सशस्त्र संघर्ष को विराम दे के हम लोग जनता के साथ मिलना है, तभी ठीक रहेगा करके हम लोग बोले हैं। तो वो सशस्त्र संघर्ष के ग्रुप वाले बोले हैं नहीं, तुम्हारा रास्ता तुम लोग देखिए, हमारा रास्ता हम देखेंगे। जो तरीका हमने लिया उस पर आपत्ति है, लेकिन वो तरीका किस स्थिति में हमने वो तरीका को अपनाया, इसे समझना है करके मैं अपील कर रहा हूँ साथी लोगों को। आप लोग भी सोचना चाहिए, आप लोगों का सुरक्षा का चिंता जरूर है हमें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। आज छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी पीठ थपथपाते हुए ये ऐलान किया कि दंडकारण्य क्षेत्र के 210 माओवादी गुरिल्लों ने सरेंडर कर दिया है। सरकार ने यह दावा किया है कि राज्य को नक्सलवाद से मुक्ति दिलाने की दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल की है। सरकार की तरफ से एक बड़े आयोजन में उन माओवादी गुरिल्लों का मुख्यधारा में स्वागत किया गया जो बरसों से हथियार के दम पर राज्य के कई जिलों में तथाकथित जनताना सरकार चला रहे थे। सरकार ने आज पूरे आयोजन का लाइव प्रसारण अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किया है। वैसे अलग अलग मीडिया चैनल्स के जरिए ये जानकारी पहले ही सार्वजनिक हो चुकी है। यह पूरा घटनाक्रम पिछले 3-4 दिनों में हुआ है। इस दौरान मैं भी भारत की टीम भी बस्तर के जंगल में मौजूद थी। चलिए पहले आपको ले चलते हैं कांकेर जिला और दिखाते हैं कि यहाँ 15 अक्टूबर यानी बुधवार को जब 50 गुरिल्लों ने सरेंडर किया तो माहौल क्या था। ये सभी गुरिल्ले अपने हथियार के साथ जंगल में एक खास जगह पर जमा हुए थे। जंगल से बाहर के रास्ते पर निकलने से पहले इस इलाके के कुछ आदिवासी उन्हें विदा करते हुए भी देखे गए थे। अबूझमाड़ के जंगलों में मैं भी भारत की टीम इस वक्त माओवादी छापामारों के साथ चल रही है। ये तमाम लोग अपने हथियारों के साथ छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार के पास उसे जमा कराने जा रहे हैं और इसके बाद शांतिपूर्ण ज़िंदगी जिएंगे। तो मैं भी भारत की टीम इस आदिवासी इलाके में आदिवासियों के बीच जो लड़ाई चल रही है इसे कवर करने आई है। आप देख सकते हैं तमाम छोटे बड़े सभी माओवादी लीडर जो हैं, जिसमें ज़्यादातर युवा हैं। युवतियों की संख्या काफ़ी अधिक है और इतने सीमित संसाधन में ये सरकार से लोहा लेते रहे, क्योंकि अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। जंगल में जो लड़ाई है वो अब कठिन हो चला है और एक शांतिपूर्ण
संघर्ष के रास्ते पर सभी माओवादी जा रहे हैं, तो हम भी उन्हीं के साथ गांव से शहर की ओर जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि सरकार ने जो इनसे वादा किया है उसे कितना पूरा करेगी। पैरों में चप्पल पहने हुए सभी लोग जा रहे हैं और इनके हथियार भी देखिए, ये कोई आधुनिक हथियार नहीं है, ये हाथ से बनाया हुआ सुरका है। और सभी लोग क्योंकि जंगल के आदी हैं, यही घर है, जंगल इनका घर है, पहाड़ों में रहते हैं, नदी का पानी पीते हैं और यही इन माओवादियों की ज़िंदगी है। तो तमाम लोग जा रहे हैं और हम भी इसके साथ जा रहे हैं। तो आज मैं भी भारत में आप लोग देखेंगे इन माओवादियों की वो हकीकत जो आपको कोई दिखाता नहीं है और आप माओवादियों को बहुत नज़दीक से देख पाएंगे, जान पाएंगे। करीब 50 साथी हैं हमारे साथ चल रहे हैं और सभी कामतेड़ा गांव से कोयली बेड़ा के पास से जगदलपुर जाएंगे और वहां से फिर आगे जो कुछ भी होगा हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर तिवारी और इस वक्त मैं अबूझमाड़ के घने जंगलों के बीच हूँ। ये पहाड़ों से घिरा हुआ एक इलाका है और यहाँ पे भारत के कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के जो गुरिल्ला छापामार लड़ाके हैं वो मेरे पीछे हैं। आज पहली बार भारत के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में माओवादी जो हैं हथियार लेकर के सरकार के सामने जाएंगे, जनता के सामने जाएंगे और सरकार के पास इन हथियारों को जमा करेंगे और उसके बाद जो है शांतिपूर्ण तरीके से कैसे जनता की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं, इस विषय पर इन लोग चर्चा करेंगे। हालांकि गढ़चिरौली में भी इनके साथी गए हैं, ऐसी मीडिया में खबरें हैं, लेकिन मैं इस वक्त अबूझमाड़ के जंगलों में इन माओवादियों के बीच हूं और ये माओवादी अब हिंसा नहीं करना चाहते, ये शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं और समाज की बेहतरी के लिए इन्होंने अपना रास्ता बदला है। ये भली भांति जानते हैं कि हथियारबंद लड़ाई से इन्हें अब तक जो हासिल हुआ है वो पर्याप्त नहीं है, तो ये माओवादी अब इन हथियार को त्याग के शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। हमारे साथ जो माओवादी नेता हैं उनसे पूछते हैं कि आखिर वो हैं कौन और ये जो कुछ चल रहा है इस पे उनकी क्या राय है। परिचय बताएंगे दादा अपना? मेरा नाम भास्कर है, दंडकारण्य का स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर हूँ। और कितने साल हो गए आपको इस पार्टी के भीतर? मैं 1990 में आया हूँ, 36 साल अभी गुजर रहे हैं। तो इन 36 सालों में आपने क्या कुछ बदलते देखा है इस बस्तर में? इस बस्तर में बहुत सारे बदल गए और आर्थिक रूप से ही बदल गए हैं और सामाजिक हिसाब से भी बदल गए हैं और उत्पादन में भी कुछ बदलाव आए हैं, औजार में कुछ बदलाव आए हैं। बदलाव तो दिख रहे हैं, इस हिसाब से हम लोग महसूस किए हैं। ये बदलते हुए परिस्थिति को हम लोग देख के हम लोग जो योजना बनाने का था वो उससे हम लोग विफल हो गए। तो ये दो धड़ा में पार्टी कैसे बटा और पुलिस की जो कार्रवाइयाँ हुई लगातार, जिसे आप लोग दमन अभियान कहते हैं, तो जो आप लोगों के जो वरिष्ठ नेता अभी हाल ही में मारे गए, इनकी क्या राय थी इन सब चीज़ों को लेकर? अभी हमारा महासचिव कॉमरेड बसवराज दादा ने मार्च से शांति वार्ता के लिए प्रयास किए हैं
2, 3, 4, 5 ऐसे स्टेटमेंट दिए। देने के बाद सरकार से मतलब बयान आए हैं हथियार छोड़ो तभी बात होगा करके जो आश्वासन बयान दिए हैं, इसी हिसाब से अपना बसवराज दादा ने हम शांति वार्ता करके और हथियार त्यागने के लिए हमारा पार्टी में एजेंडा में रख के निर्णय लेंगे, हमको 1 महीना समय देना है करके अपील किए तो सरकार नहीं माने। इसीलिए बाद में वो साथी ने शहीद हो गई, उससे फिर विराम हो गई। फिर अगले पोलिट ब्यूरो मेंबर सोनू ने उस रास्ता को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की है, पत्र से आदान प्रदान करके ये चर्चा को आगे बढ़े। और इसके बाद जब आप लोग अभी जा रहे हैं तो जनता के लिए भी कोई मांग है सरकार से? हाँ, जनता के लिए भी मांग है। अभी हम बताए हैं और सरकार के सामने बैठेंगे, तब सरकार के सामने हमारा मांग रखेंगे तो उसमें क्या मानेगा, क्या है क्या नहीं है, ये बाद की बात है। हम तो कुछ रखने के लिए किस तरह से मांग है, आप चाहें तो बता सकते हैं? एक तो संविधान में जो लिखे गए हैं, एक पैसा कानून को लागू करना है करके, और दूसरा मांग है 5वीं अनुसूची को लागू करने के लिए हम लोग विषय को रखना है करके हम लोग विचार किए, और वनाधिकार कानून को भी रखना लागू करना है करके विचार किए, और ऐसा पुनर्वास नीति में जो नियम लिखे हैं, मतलब जो सिलेंडर हो जाता है वो सिलेंडर होने वालों को डीआरजी और बस्तर फाइटर में भर्ती करके काम करना है करके उसमें लिखा गया है, उसको हटाना है और उनको बेहतर जीने के लिए मौका देना है करके हम लोग ये भी रखेंगे करके हम लोग विचार किए हैं। और जो विकास के नाम से जो परियोजना चला रहे हैं उसको भी हम लोग सरकार के सामने रखेंगे करके, मतलब विस्थापित समस्या बढ़ेगा, आदिवासियों में मतलब समस्या विस्थापित होने से वो समस्या बढ़ेगा, इसलिए उसको रोक के आदिवासी का जो मूलभूत समस्या है विकास, उस पे ध्यान देना है करके हम लोग सोच रहे हैं। मूलवासी बचाओ मंच पे प्रतिबंध लगा दिया गया इसी बस्तर में, तो अब आप लोग जब शांतिपूर्ण आंदोलन की ओर जा रहे हैं तो मूलवासी बचाओ मंच तो कोई हथियारबंद संगठन था नहीं, तो क्या वो माओवादियों का संगठन था जैसा कि सरकार दावा करती रही है, या कोई और बात है? आप उसके बारे में बताइए। मूलवासी बचाओ मंच का मतलब हमारा पार्टी से कोई लेना देना नहीं है जी, और हम अपील कर रहे हैं कि सरकार से उसका ऊपर जो प्रतिबंध लगाए उसको हटाना है, और वो बचाओ मंच के आदिवासियों को बेकसूर आदिवासियों को जेल में टूसे हैं उसको भी, और देश भर के जो लोग जेल में बेकसूर मतलब साथी और वो लोग जेल में चढ़ रहे हैं उनको भी रिहा करने के लिए। रघु मिडियामी का भी नाम आ रहा था, क्या रघु मिडियामी माओवादी था या माओवादियों के लिए काम करता था? नहीं, कौन वो था? हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो मूलवासी बचाओ का मंच का अध्यक्ष है, वो आदिवासियों का नेता है, हमारा साथ कोई संबंध नहीं है। वो तो जेल में है अभी, तो उसके लिए भी कोई मांग है आपके पास? हाँ, वो उसको भी रिहा करना है, मतलब प्रतिबंध हटाना है, उस नाम से जो जितने लोगों को गिरफ्तार किए हैं उसको रिहा करना है करके हमारा विचार है। स्थानीय लड़कों को भी भर्ती किया गया सुरक्षा बलों में, खासकर बस्तर फाइटर, उसको लेकर क्या कह रहे थे आप लोग? हम लोग क्या है, बोले वाले आदिवासियों को हथियार दे के
अभी खून खराबा हो रहे हैं ना, ये हमारा बच्चा ही लोग हैं, बस्तर का और भारत देश का बच्चे लोग हैं। इसको मारो करके ऐसी देना वो उचित नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं इसको रोकना है। अभी जो बच्चे जो साथी लोग उनको समझाना है, उनको राजनीति के हिसाब से एक रास्ता ढूंढना है, उसको बाहर निकालना है, खून खराबा नहीं करना है। अभी पुलिस में आदिवासी जो साथी लोग हैं उनको भर्ती नहीं करना है, क्योंकि वो साथी लोगों को क्या है नियम और क्या है क्या नहीं है वो ये पूरा जानकारी उतना नहीं है, तो मारो बोलने से मार रहे हैं। वैसे वो लोग पहले हमारा पार्टी में ही काम किए, फिर पार्टी के ऊपर ही हमला कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अभी जा रहे हैं पुलिस के पास और कल को सरकार आपको कहे कि आप ये बंदूक ले करके दोबारा से नक्सलियों को मारने जाइए जिनके साथ आप लोग अभी हैं, तो आप क्या ऐसा करेंगे? आप जिस तरीके से जो सरेंडर नक्सली जैसा करते हैं कि बाद में पुलिस में भर्ती होते हैं डीआरजी बलों में और फिर वो आदिवासियों को मारते हैं, तो ये काम भी आप लोग करेंगे या कोई और प्लान है आप लोगों का? नहीं, हम लोग हिंसा का रास्ता छोड़ने के लिए विचार किए, मन किए, और आप फिर बंदूक देने से फिर हिंसा करना है ना, इसलिए ये ठीक तो नहीं है। हम लोग साधारण जिंदगी जीने के लिए हम लोग सोच रहे हैं, वही बेहतर है हमारे लिए। लेकिन हम फिर बंदूक पकड़ के हम लोग नहीं जाएंगे। कांकेर के बाद अगले दिन यानी 16 अक्टूबर को बीजापुर से भी खबर मिली कि वहां भी बड़ी संख्या में माओवादी छापामार हथियार डाल रहे हैं। सुबह सुबह 160 माओवादी छापामार इंद्रावती नदी के किनारे जमा हुए। यह भी बताया गया कि जो गुरिल्ले सरेंडर कर रहे थे उनमें सीपीआई माओवादी की केंद्रीय कमेटी के सदस्य सतीश उर्फ रुपेश भी शामिल हैं। इंद्रावती नदी पार करने से पहले उन्होंने हथियार डाल देने की वजह भी पत्रकारों के साथ शेयर की। साथियों को हमारा जो साथी लोग हैं जो सशस्त्र संघर्ष को जारी रखना है करके जो तय किए साथी लोग भी अभी हम जिन विषयों को लेकर हमने ये निर्णय लिया इसमें मेजॉरिटी साथियों को तो हमारा जो तरीका है जो तरीका हमने लिया उस पर आपत्ति है, लेकिन वो तरीका किस स्थिति में हमने वो तरीका को अपनाया इसे समझना है करके मैं अपील कर रहा हूँ साथी लोगों को। आप लोग भी सोचना चाहिए, आप लोगों का सुरक्षा का चिंता ज़रूर है। हमें पहले हम बचना है, बाद में हम क्या करना है करके सोच सकते, जो मौका है उसको इस्तेमाल कर सकते हम। इसलिए सभी साथी लोग और किसी साथियों का भी जानकारी भी नहीं है, वो साथी लोगों का भी जानकारी हो रही, कुछ लोगों को दूसरा राज्यों में जो साथी लोग हैं ये तो इस प्रक्रिया के बारे में क्या हो रहे जानकारी भी नहीं है। अभी मीडिया के जरिए ये सब तो पता चलेगा, तब आप लोग भी अगर सोचने से इस प्रक्रिया में आना चाहे तो फिर क्या तरीका कुछ तो रहना चाहिए करके मैं सोच के मैं एक मेरा कांटेक्ट नंबर दे रहा हूँ। आप लोग इसमें कांटेक्ट कर सकते, कांटेक्ट करने से हम इसके ऊपर कोई कुछ भी आपका विचार भी बता सकते इसके ऊपर, और इस प्रक्रिया में आना चाहिए तभी आप लोग कांटेक्ट करने के लिए मैं नंबर दे रहा हूँ। मेरा कांटेक्ट नंबर है 6267138163 और एक बार दोहरा रहा हूँ 6267138163। इस पर आप लोग
कांटेक्ट कर सकते, संपर्क कर सकते, मुझे ऐसा कोई कॉमरेड्स कांटेक्ट कर सकते करके मैं आशा कर रहा हूँ, साथियों से अपील भी कर रहा हूँ। आराम से बैठिए, आराम से। बंदूक का लॉक वगैरह देख लीजिएगा, अचानक कहीं गोली ना चले, सावधानी से जाइएगा। बाकी लोगों को बुला लाइए। और एक नाव और कहाँ है? उसको भेजिए, देरी मत कीजिए। हाँ, मैं आ रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ। ये नाव आएगी ना, उसी में आऊँगा मैं। वहीं पर रहना, मैं आ रहा हूँ। उधर है लोग, हैं वहाँ पे, लेकिन मैं आ रहा हूँ, बाकी लोगों को लेके आ रहा हूँ जी। और ये वो पहले माओवादी हैं जिन्हें आप देख रहे हैं, जो नदी को पार कर रहे हैं। और बस्तर के लिए आज एक बड़ा दिन है। छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि राज्य शासन की व्यापक नक्सल उन्मूलन नीति और शांति, संवाद और विकास पर केंद्रित प्रयासों के कारण ही बस्तर संभाग में आज नक्सल विरोधी मुहिम को इतनी बड़ी सफलता मिली है। इस बात में कोई दो राय है भी नहीं कि इतने बड़े स्तर पर गुरिल्लों का समर्पण करना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सरकार के दावे अपनी जगह पर हैं और आज की तारीख में उसे ये हक है कि वह इस उपलब्धि को सेलिब्रेट करे और उसका श्रेय ले। लेकिन क्या यह आत्मसमर्पण, विश्वास, सुरक्षा और विकास की दिशा में बस्तर की नई सुबह का संकेत है? क्या लंबे समय से नक्सल गतिविधियों से प्रभावित अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर क्षेत्र में यह ऐतिहासिक घटनाक्रम नक्सल उन्मूलन अभियान के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ के रूप में दर्ज होगा? उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि अब सरकार को दंडकारण्य में आदिवासियों के जीवन को बेहतर बनाने में कोई बाधा नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।